Hello everyone. So in the last lecture we learnt about permanent settlement. इस लेक्चर में हम देखेंगे दो अलग अलग सिस्टम्स जो परमानेंट सेटलमेंट के फेलियर के बाद इंट्रोड्यूस किए गए थे. द फर्स्ट वन इज महलवारी सिस्टम. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी एंड द सेकेंड वन इज द रैयतवारी सिस्टम. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो. तो हम सबसे पहले देखते हैं महलवारी सिस्टम को. तो 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते कंपनी ऑफिशियल्स को ये पता लग गया था कि अब जो परमानेंट सेटलमेंट है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो बढ़ गए हैं और लोग पे नहीं कर पा रहे हैं टैक्सेस, प्लस कंपनी को कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा था. इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज इन नाउ उत्तर प्रदेश, एन इंग्लिशमैन कॉल्ड हॉल्ट मैकेंजी डिवाइज्ड अ न्यू सिस्टम विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822. तो हॉल्ट मैकेंजी नाम का एक व्यक्ति था, इसने एक नया तरीका निकाला टैक्स वसूलने का. ये जो उत्तर प्रदेश का एरिया है उसके अंदर काम करता था. तो 1822 में इसने नया सिस्टम निकाला जिसका नाम था महलवारी सिस्टम. इसको लगता था कि जो गांव है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन सोसाइटी का एंड इट नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड, मतलब उसको बहुत ही अच्छे से हमें बचा के रखना चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. तो इसके डायरेक्शन के अंदर जिस भी तरीके से ये डायरेक्ट करता था, इसने कहा कि जितने भी कलेक्टर्स हैं, रेंट कलेक्टर मतलब जो भी व्यक्ति जाते हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए गांव, हर एक गांव में, तो उनको क्या करना है, टैक्स कलेक्शन के अलावा ज़मीन देखनी है कि ज़मीन किस तरीके की है, ज़मीन उपजाऊ है या बंजर है, ये सभी चीज़ें, प्लस कितनी ज़्यादा गांव में ज़मीन अवेलेबल है, कम ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है, तो उसके हिसाब पे, प्लस लोग के किस तरीके के कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, वहाँ पे सोसाइटी कैसी है, ये सारी चीज़ें इसने कहा कि आपको टैक्स कलेक्शन के अलावा इन सभी चीज़ों पे भी ध्यान देना है कि किस तरीके की ज़मीन है, कितनी ज़मीन है और लोग किस प्रकार के हैं. तो इन सब चीज़ों पे उसने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया. द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे. तो अब इसने क्या किया, जब हमारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, इस बेसिस पे इसने पूरे गाँव को कितना टैक्स देना है वो निकाला. और जो गांव के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है वो यूज़ किया है महल. तो एक गांव का मतलब है एक महल. सो दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड. जो ये टैक्स की डिमांड है जो लोग दे रहे हैं, ये फिक्स नहीं की है, ये चेंज हो सकती है. फिक्स की थी हमने परमानेंट सेटलमेंट के अंदर, लेकिन जो महलवारी सिस्टम है इसके अंदर आप टैक्स जो है टाइम टू टाइम बदल सकते हैं. पहले परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ज़मींदार जो है उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई थी, ज़मींदार टैक्स कलेक्ट करता था. लेकिन जो महलवारी सिस्टम है इसके अंदर जो गांव का सरपंच है, विलेज हेडमैन है, उसको टैक्स कलेक्ट करना है. दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवारी सेटलमेंट. इस सिस्टम को, जिसमें गांव की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है और जो गांव का सरपंच है वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, प्लस टैक्स फिक्स नहीं है, टैक्स चेंज हो सकता है, इस पूरे सिस्टम को इन्होंने महलवारी सिस्टम का नाम दिया था. नाउ वी हैव द मुनरो सिस्टम. इन द ब्रिटिश टेरिटरी, जो मुनरो सिस्टम है ये रैयतवारी सिस्टम है, ये सदर्न इंडिया में लागू हुआ था, साउथ इंडिया के अंदर. द ब्रिटिश टेरिटरी इन द साउथ, देयर वर सिमिलर मूव away from the idea of permanent settlement, a new system that was devised to be known as Rayatwari. It was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some areas where it was taken over by the company after the war with Tipu Sultan. तो अब यहाँ पे क्या है, साउथ इंडिया के अंदर भी परमानेंट सेटलमेंट की काफ़ी ज़्यादा निंदा हो रही थी, वहाँ पे भी टैक्स जो है आ नहीं रहा था ब्रिटिशर्स के पास. तो वो एक नए सिस्टम को ढूंढ रहे थे कि टैक्स किससे हमारे पास ज़्यादा आ सके. उन्होंने एक नया तरीका निकाला था, उसको वो कहते हैं रैयतवारी सिस्टम. ये बहुत ही छोटे स्केल पे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड नाम का एक व्यक्ति था, उसने चालू किया था और इसको बढ़ाया था थॉमस मुनरो ने. तो टीपू सुल्तान की लड़ाइयों के बाद अगर हम याद करें तो जो मैसूर के अंदर हमारी लड़ाई हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान की, इसमें टीपू सुल्तान को मार दिया गया था. टीपू सुल्तान वाला जो एरिया था इसके अंदर ये रैयतवारी सिस्टम चालू हुआ था और धीरे धीरे ये पूरे साउथ इंडिया के अंदर फैलाया गया था. रीड एंड मुनरो फेल्ट इन द साउथ देयर वाज नो ट्रेडिशनल ज़मींदार. तो साउथ इंडिया के अंदर कोई ज़मींदार नहीं थे, कोई बहुत बड़े ऐसे पुराने ज़माने वाले राजा महाराजा नहीं थे इतने ज़्यादा जो इतनी ज़्यादा पावर ले सके. सो द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशन. तो जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको ज़मींदार देखने को मिलते हैं, साउथ इंडिया में ज़मींदारी सिस्टम नहीं था, तो इनको डायरेक्टली जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनसे ही बात करनी पड़ती थी. तो
इन्हीं किसानों को, कल्टिवेटर्स को इन्होंने रयट का नाम दिया, इनको रयट्स बोलते थे। Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue estimate was made। तो हर एक की जो ज़मीन है उसको अलग से देखा जाता था, उसका सर्वे किया जाता था कि कितनी ज़मीन है, किस तरीके का यहाँ पे अनाज उगाया जा रहा है। मुनरो had thought that the British should act as paternal father figure protecting the riots under their charge। तो जो मुनरो है उसको लगता था कि हमें एज अ फादर इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिस तरीके से एक बाप अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करता है, इसी तरीके से जो इंग्लिशमैन है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको भी इन किसानों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन ऑल वॉज नॉट वेल, हर एक चीज़ अच्छी नहीं चल रही थी। विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वॉज इम्पोज, इट वॉज क्लियर दैट all was not well for them, driven by the desire to increase the income from land। revenue officials fixed too high a revenue demand। तो अब अंग्रेज जो थे, बस उनको पैसा चाहिए था, इंक्रीज्ड रेवेन्यू चाहिए था, तो वो इनिशियली मतलब शुरू में ही इतना ज़्यादा हाई डिमांड रखते थे प्राइस की कि लोग जो है पे ही नहीं कर पाते थे। किसान पे नहीं कर पा रहा है टैक्स, पेजेंट्स वर अनेबल टू पे, रेयर्स फ्लड द कंट्री साइड, द विलेजेस बिकेम डिजर्टेड इन मैनी रीजन्स। क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स सिस्टम था तो लोग जो है अपना गाँव छोड़ के जाने लगे। Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich, enterprising farmers, but this did not happen। तो जो कई व्यक्ति थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सोच रहे थे कि हम अगर ये नए मेजर्स लेके आएंगे, नए तरीके लेके आएंगे टैक्स कलेक्शन के, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदा होने की बजाय यहाँ से जितने भी किसान थे वो चले गए और कुछ भी इनको असलियत में फ़ायदा नहीं हुआ, रादर इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। सो इन दिस video we have discussed about the Rayatwari and Mehelwari system। Crops from Europe is an entirely different topic. We are going to read this topic in the next video। So that was your today's lecture। Everyone take care, have a nice day।